नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव ब्रोसिस एजुटेक प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पहले की क्लास में राजस्थान के एकीकरण का टॉपिक जो एक अति महत्वपूर्ण और एग्जाम की दृष्टि से तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में तो ये टॉपिक है इतना छाया रहता है कि पूछो मत। एग्जामिनर इसका पता नहीं क्यों संहिता सा बना रखा है इसको, और है भी इंपॉर्टेंट। हमने कुछ बातें पढ़ी थी उसमें, देखिए बहुत सारी बातें हमने देखी उसमें, तो वो चीजें आपको देखनी है। थोड़ी बहुत मैं और बता देता हूँ, उसको रिपीट करता हूँ थोड़ा सा कि राजस्थान का एकीकरण 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में कंप्लीट हुआ। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक था केंद्र शासित प्रदेश। 19 रियासतों का हमने एकीकरण किया कि कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। तारीखें थी 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 3 की 48, 2 की 49, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। पहले चरण में ABCD 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। दूसरे चरण में 9 रियासतें थी, बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। तीसरी चरण में उन 9 में एक शामिल, उदयपुर को शामिल कर दिया गया। चौथा चरण 4 रियासतें शामिल हुई, JJB, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। और आपका अगले चरण में पहले और चौथे चरण को मिलकर 5वां चरण हो जाता है। और छठे चरण में आबू देलवाड़ा के भाग को छोड़कर और सिरोही को शामिल कर दिया जाता है। 7वें चरण में दोस्तों क्या होता है? अजमेर, मेरवाड़ा, सुनेल, टप्पा, आबू देलवाड़ा को मिलाकर 7वां चरण। 1 नवंबर 1956 को क्या हो जाता है? राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट। 4 उद्घाटन करता थे, मैंने बताया था आपको, एनवी गोडगिल 2 चरणों का तो उन्होंने किया। फिर चाचा जी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर हमने प्रधानमंत्री देखे थे कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री, गोकुल भाई असावा और शोभाराम कुमावत, माणिक्य लाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। फिर हमने राज प्रमुख देखे थे। राज प्रमुख में पहले चरण का धौलपुर के उदय भान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। दूसरे चरण में कोटा के भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। फिर तीसरे चरण में भीम सिंह जी को कहा कि आइए भीम सिंह जी, आपको राज प्रमुख से छोटा पद कर देते हैं, उपराज प्रमुख बना देते हैं। और तीसरे चरण में किसको? आपके तीसरे चरण में उदयपुर के भूपाल सिंह को क्या बना दिया गया था? राज प्रमुख बना दिया गया। चौथे चरण में भीम सिंह को कहा कि आप तो उसी पद पे रहिए, बढ़िया काम करते हो, उपराज प्रमुख ही बने रहिए। और चौथे चरण में दोस्तों भूपाल सिंह को कहा कि भूपाल सिंह जी, आपको राज प्रमुख से महाराज प्रमुख बना दिया जाता है। तो भूपाल सिंह जी को चौथे चरण में महाराज प्रमुख बना दिया। चौथे चरण में राज प्रमुख जयपुर के मान सिंह सेकंड जी को कहा कि लो जी, आपको राज प्रमुख बना दिया जाता है। 5वें चरण में सैम भीम सिंह है वो उपराज प्रमुख, महाराज प्रमुख आपके भूपाल सिंह जी और आपके मान सिंह सेकंड है राज प्रमुख। छठे चरण में आपका मान सिंह सेकंड इसको CM की शपथ दिलाता है हीरालाल शास्त्री को। अब राजस्थान से संबंधित, एकीकरण से संबंधित बहुत सारे कुछ फैक्ट तथ्य हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान देखिए कौन किसका? भारत के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका? भारत के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उसी व्यक्ति का, भारत में राजस्थान है तो उसी व्यक्ति का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही योगदान राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक है। तो क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मजबूत इरादा, गजब का आदमी था। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान रहा। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। देखिए, प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने थे। प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत के प्रथम गृह मंत्री। और ये भारत के क्या कहा जाता है इनको? लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष, भारत के
लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखिए, राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगी है गुजरात में। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, 282 मीटर की, 282 मीटर की सबसे ऊंची मूर्ति है किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कहां पर लगाई गई है? गुजरात में लगाई गई। कहां पर? गुजरात में। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय एकता दिवस। अब देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत की 562 रियासतों को, जो अलग अलग मत रखती थी, अलग अलग कानून थे, अलग अलग सब सिस्टम थे, राजा अपने कानून चलाते थे, उन सबको समझाया और कहा कि एक अखंड भारत बनाएंगे। सबको एकता के सूत्र में पिरोने वाला व्यक्ति कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, तो राजस्थान के एकीकरण में भी सर्वाधिक योगदान किस व्यक्ति का है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री, और इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात में लगाई गई, 282 मीटर ऊंची। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। अब देखिए, थोड़ा सा यदि सरदार पटेल जी का नाम नहीं आए और यह पूछ लिया जाए कि राजस्थान के एकीकरण में किस व्यक्ति का सर्वाधिक योगदान है, मान लो पहला ऑप्शन हो सरदार पटेल, तो आंख बंद करके ही हमें आंसर देना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। भारत का भी पूछें कि भारत का एकीकरण करने में सर्वाधिक योगदान किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, राजस्थान में। यदि फिर पटेल जी का नाम नहीं आता है तो फिर देखिए ऑप्शन क्या होगा राजस्थान के एकीकरण में? वीपी मेनन, वीपी मेनन साहब, वीपी मेनन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 5 जुलाई 1947 को भारत का एकीकरण करने के लिए एक रियासत विभाग का गठन किया गया था, रियासत विभाग। और इस रियासत विभाग के अध्यक्ष किसको बनाए गए थे? अध्यक्ष तो बनाए गए थे सरदार पटेल को, और इसका जो सचिव बनाया गया था, सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी किसको बनाया गया था? आपके सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। तो ये सहयोगी व्यक्ति था वीपी सिंह। इस वीपी सिंह ने बहुत अच्छा काम किया था सरदार पटेल जी के साथ मिलकर, और भारत की संपूर्ण 562 रियासतों को एकीकरण करने में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें राजस्थान का एकीकरण भी करने में इन दोनों व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। अब देखिए, क्वेश्चन आता है कि भारत की आजादी के समय, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ब्रिटेन के पीएम, क्योंकि भारत 200 वर्ष तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, तो उस समय जब भारत को आजादी दी गई तो ब्रिटेन के द्वारा दी गई थी। तो ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। और इनका दल, यहां तक इसके क्वेश्चन पूछा गया कि क्लीमेंट एटली का कौन सा दल था, राजनीतिक पार्टी कौन सी थी इनकी? इनकी पार्टी का नाम था मजदूर पार्टी, मजदूर पार्टी, लेबर पार्टी। तो ये याद रखना है, मजदूर पार्टी की सरकार थी कहां पर? ब्रिटेन में। उस समय भारत को आजादी दी गई 15 अगस्त 1947 को। तो सर्वाधिक योगदान वाला क्वेश्चन आएगा तो अपने क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए, राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? राजस्थान, ये फैक्ट है कुछ से, जो मेन चीजें हमने थी, पूरा डायग्राम देखा है पूरा एकदम डिटेल से, कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री। अब 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे भी, कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री से, ये वर्ड देखते ही प्रथम वाला, एक तो है निर्वाचित और एक है मनोनीत।
तो पहला जो मनोनीत मुख्यमंत्री था वो कौन था? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री। अब देखिए क्वेश्चन कि इनको पद की शपथ को इसने दिलाई, पद की शपथ। देखिए अब संविधान क्या कहता है कि मुख्यमंत्री को पद की शपथ दिलाएगा राज्यपाल, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, लेकिन राज्यों में राज्यपाल नहीं बनाए गए थे। पहले से चली आ रहे हैं कि राज प्रमुखों को ही राज्यपाल के रूप में वो काम कर रहे थे। तो इनको पद की शपथ किसने दिलाई थी? राजस्थान के राज प्रमुख थे उस समय जयपुर के मानसिंह सेकंड, मानसिंह सेकंड ने इनको पद की शपथ दिलाई, किसको? हीरालाल शास्त्री को। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अब आ जाए क्वेश्चन है कि निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? निर्वाचित कि पहली बार राजस्थान में चुनाव है 1952 ईस्वी में। कब हुए? 1952 में। और निर्वाचित होके जनता के द्वारा निर्वाचित जो मेंबर आए थे एमएलए, उनके द्वारा जिसको चुना गया वो कौन था? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। तो दो क्वेश्चन हो गए हैं कि एक तो मनोनीत पहला मुख्यमंत्री और एक निर्वाचित पहला मुख्यमंत्री। तो निर्वाचित का आएगा तो टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, और मनोनीत का आएगा तो हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री। अब देखिए राजस्थान के तीन ऐसे व्यक्ति हुए, राजस्थान के तीन ऐसे व्यक्ति हुए जो क्या है कि मनोनीत ही मुख्यमंत्री हुए थे। राजस्थान के तीन ऐसे व्यक्ति जो मनोनीत मुख्यमंत्री, वो कौन कौन से थे? एक हीरालाल शास्त्री, सीएस वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। एक कौन था? हीरालाल शास्त्री, सीएस वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। ये क्या थे भाई? राजस्थान के तीन मनोनीत मुख्यमंत्री थे। तीन मनोनीत मुख्यमंत्री थे। सर देखिए राजस्थान के तीन रिकॉर्डेट करना है तो ये नोट्स बनेंगे ना, ऐप पे डाल, ऐप पे डालेंगे तो देखिए राजस्थान के तीन मनोनीत मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं? राजस्थान के तीन मनोनीत मुख्यमंत्री। तीन मनोनीत मुख्यमंत्री, पहला कौन सा हो गया? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। देखिए हीरालाल शास्त्री हो गया। दूसरा कौन सा है? सी एस वेंकटाचार्य, सी एस वेंकटाचार्य, सी एस वेंकटाचार्य। और तीसरा कौन सा है भाई? जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। तीसरा कौन सा है? जय नारायण व्यास। हीरालाल शास्त्री, सी एस वेंकटाचार्य, जय नारायण व्यास, तीन मुख्यमंत्री हो गए। अब देखिए इनका एक फैक्ट बनता है, ये निर्वाचित भी थे, निर्वाचित भी और क्या है? मनोनीत भी, दोनों ही। एक बार तो इनको निर्वाचित किया गया और एक बार इनको मनोनीत किया गया।
तो जयनारायण व्यास के बारे में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो निर्वाचित भी रहा और मनोनीत भी रहा, तो ऐसा व्यक्ति कौन है? जयनारायण व्यास। सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के कितने सीएम हैं जो मनोनीत किए गए, वो कितने हैं? 3, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य, जयनारायण व्यास। एकमात्र मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जो मनोनीत भी और निर्वाचित भी। राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री जी हैं। कौन है भाई? हीरालाल शास्त्री। तो बिल्कुल आपको ये क्लियर हो गया है। देखिए फिर नेक्स्ट तो हम देखेंगे कि राजस्थान के एकीकरण का जो पहला जो नाम रखा गया था मत्स्य संघ, जो ABCD थी ना, ABCD, इसका नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? मत्स्य संघ। ठीक है, याद रखना पहले चरण का नाम मत्स्य संघ किसके कहने पर रखा गया? KM मुंशी के कहने पर, KM मुंशी के कहने पर प्रथम चरण का नाम, प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया, मत्स्य संघ रखा गया। ठीक है, याद रखना मत्स्य संघ नाम ये किसके कहने पर रखा गया? आपका भी रखते होंगे घर वाले, कुछ ना कुछ ना, विजय कुमार, अजय कुमार, या तो पापा ने रखा होगा, दादा ने रखा होगा, किसी पंडित ने रखा होगा। वैसे ही इन 4 रियासतों का मत्स्य संघ नाम किसके कहने पर रखा गया था? KM मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी के कहने पर रखा गया। लेकिन कई बार विवाद हो जाता है घर पे भी कि मम्मी ने नाम रख दिया अजय कुमार, पापा रखना चाहते हैं विजय कुमार। अब घर में विवाद कि ये क्या हो गया, आपने ये क्यों ना रखा, ये क्यों रखा, तो विरोध हो जाता है। वैसे ही इस नाम का भी विरोध किया भरतपुर के राजकुमार मान सिंह देशराज, एक ही नाम है, इसने इस नाम का विरोध किया कि मत्स्य संघ नाम नहीं रखना चाहिए। तो क्वेश्चन आए कि मत्स्य संघ नाम का विरोध किसने किया था? तो भरतपुर के राजकुमार मान सिंह देशराज ने मत्स्य संघ नाम का क्या किया था? विरोध। और कहने पर किसके नाम से रखा गया था? KM मुंशी के कहने पर यह नाम रखा गया था। किसके कहने पर रखा गया था? KM मुंशी के कहने पर यह नाम रखा गया। तो देखिए यहां जो हम देखेंगे कि ये मत्स्य संघ नाम किसके कहने पर? कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी के कहने पर रखा गया। और इस नाम का विरोध किसने किया? इस नाम का विरोध किया भरतपुर के राजकुमार मान सिंह देशराज ने। देखिए अलवर के शासक तेज सिंह ने राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया? राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति था अलवर का शासक। वो कौन था? उसका नाम तेज सिंह नाम था। क्या नाम था भाई? तेज सिंह था। अलवर के शासक आपके तेज सिंह ने राजस्थान के एकीकरण पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। कौन व्यक्ति था? तेज सिंह। नेक्स्ट देखिएगा, तेज सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए। देखिए जो नेक्स्ट व्यक्ति है एक बांसवाड़ा की चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, इसको तो अच्छे से याद कर लेना। चंद्रवीर सिंह ने हस्ताक्षर करते समय
करते समय कहा, अब देखिए क्या कहा, मैं राजस्थान के एकीकरण पर हस्ताक्षर नहीं, राजस्थान के एकीकरण पर हस्ताक्षर नहीं, अपितु मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये बात किसने कही? बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने। मृत्यु प्रमाण पत्र की जगह यह भी लिखा जाए ना डेथ वारंट, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, एग्जामिनर ये वर्ड डाल देता है। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं एकीकरण पे हस्ताक्षर नहीं कर रहा, अपितु मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पहले राजाओं के पास अधिकार था कि वो ही कानून बनाते थे, वो ही लागू करते थे, किसको सजा देनी है वो ही करते थे। अब राजाओं के विचारों की क्या हो रहे थे, अधिकार छीने जा रहे थे। अब राजाओं के पास अधिकार न होकर किसके पास अधिकार जा रहा था? भारत के संविधान के द्वारा देश का कानून चलाया जाएगा। तो ये कह रहा था कि बस हमारे पास कोई अब पावर नहीं रहा, हम तो केवल मर्त प्राय हो गए हैं। तो याद रखना है आपको इसका कि डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये बात किसने कही? बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। देखिए फिर एक व्यक्ति था जोधपुर के हनुमंत सिंह, जोधपुर के हनुमंत सिंह, जोधपुर के हनुमंत सिंह, हनुमंत सिंह ये जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। जोधपुर के हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहता था, पाकिस्तान में मिलना चाहता था, परंतु पटेल जी के दबाव से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव से या समझाने से राजस्थान में मिलना स्वीकार किया, राजस्थान में मिलना स्वीकार किया। तो याद रखना कि कौन सी राजस्थान का रियासत, कौन सी राजस्थान की रियासत थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? जोधपुर के हनुमंत सिंह अपनी इस रियासत को किस में मिलाना चाहते थे? पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। लेकिन किसके दबाव से? सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव से क्या किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव से इस रियासत को, इस हनुमंत सिंह को समझाया गया कि कुछ नहीं लेना देना उस पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में मिलिए आप, आपका सम्मान होगा, आप हिंदुस्तान में। तो उनके समझाने से क्या किया गया? इस जोधपुर को राजस्थान में शामिल किया गया। तो याद रखना 3-4 बातें बताई मैंने कि सबसे पहले एकीकरण पे हस्ताक्षर अलवर के तेज सिंह ने किए। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं एकीकरण पे नहीं, अपितु मेरे डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह जोधपुर रियासत को कहां मिलाना चाहता था? पाकिस्तान में। लेकिन किसके दबाव से? पटेल के समझाने से, दबाव से राजस्थान में मिलना स्वीकार किया। किसने? इस हनुमंत सिंह ने। और जो मत्स्य संघ नाम रखा गया था वो किसके कहने पर रखा गया था? वो आपके कहने पर रखा गया था के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। लेकिन किसने विरोध किया था? भरतपुर के राजकुमार मान सिंह देशराज ने इसका विरोध किया था। अब देखिए दोस्तों, जो एक ये राज्य हैं भरतपुर और धौलपुर, ये जिले, ये उस समय की रियासत। ये रियासत देखिए, जब हमारा राजस्थान हम देखते हैं तो ये रियासतें यहां पड़ती हैं, और ये क्या है? यूपी के टच में है, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश राज्य इसकी सीमा को छूता है। तो ये दोनों रियासतें क्या थी? ये दोनों रियासतें भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। इनकी भाषा उत्तर प्रदेश से मिलती जुलती है। तो ये भरतपुर और धौलपुर भाषा के आधार पर किस में मिलना चाहती थी? उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी।
पूछा जाता है क्वेश्चन, भाषा के आधार पर कौन सी रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी? तो भरतपुर और धौलपुर भाषा के आधार पर। देखिए, फिर एक जनमत संग्रह करवाया गया, पूछा गया जनता की राय जानने के लिए, जनता की राय जानने के लिए, जानने के लिए एक समिति बनाई गई, के लिए समिति गठित की गई। कौन सी समिति भाई? शंकर देव राय समिति, शंकर देव राय समिति, शंकर देव राय समिति। अब इसका अध्यक्ष कौन था इस समिति का? यह अध्यक्ष था शंकर देव राय ही, शंकर देव राय। और कितने व्यक्ति थे इसमें? 3 सदस्य थे। ये कितने सदस्य थे इस समिति में? 3 सदस्य। एक था आर के सिधावा, एक व्यक्ति कौन था? आर के सिधावा, और एक था प्रभुदयाल। एक कौन था भाई? प्रभुदयाल। इस प्रकार से 3 व्यक्ति थे, शंकर देव राय, आर के सिधावा, प्रभुदयाल। इस समिति का नाम क्या रखा गया था? शंकर देव राय समिति। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? शंकर देव राय को। क्यों गठित की गई थी? भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए कि क्या भरतपुर और धौलपुर की जनता यूपी में मिलना चाहती है, उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती है। देखिए दोस्तों, फिर इसकी राय जानी, और इसकी राय जानकर और इस शंकर देव राय समिति ने रिपोर्ट की सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि ये भरतपुर और धौलपुर की जनता राजस्थान में ही मिलना चाहती है, इसको राजस्थान में ही शामिल किया जाना चाहिए। किस समिति की सिफारिश पर हुआ? ये शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर ऐसा हुआ। अब देखिए, एक समिति बनी, अब विवाद हुआ कि कौन कौन से क्षेत्रों को क्या क्या दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए। तो एक सत्यनारायण समिति बनी, पी सत्यनारायण समिति, पी सत्यनारायण समिति बनी। देखिए इस पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर राजधानी किसको बनाया गया? राजधानी बनाएगी जयपुर को। राजधानी किसको? जयपुर को बनाया गया। शिक्षा विभाग ये कहां स्थापित किया गया? ये बीकानेर को दिया गया। बीकानेर शिक्षा विभाग कहां गया? बीकानेर। उच्च न्यायालय सभी रियासतों को शामिल किया गया, तो संतुष्ट किया गया कि आपके यहां पर बढ़िया बढ़िया कार्यालय खोले जाएंगे, आपकी पूछ होगी। तो ये राजधानी तो किसको दे दी गई? जयपुर को। शिक्षा विभाग किसको दे दिया गया? बीकानेर को। देखना, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा विभाग जो निदेशालय है वो बीकानेर में है, आज भी वही है। अब देखिए नेक्स्ट जो है उच्च न्यायालय कहां पर है भाई? उच्च न्यायालय किसको दिया गया? जोधपुर को, कि तुम भी खुश रहो जोधपुर वालों। फिर देखिए एक ब्रांच है इस उच्च न्यायालय की, वर्तमान में आपको मैं बता दूं, ब्रांच कहां पर है? जयपुर में है, जो 1977 में बनी थी। कब बनी थी? 1977 में। मेन जो उच्च न्यायालय का मुख्यालय है वो कहां पर है? जोधपुर में। किस समिति की? सत्यनारायण समिति पे। देखिए चौथा, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये कहां पर? अजमेर में। कहां पर भाई? अजमेर में। एक राजस्व विभाग का कार्यालय, ये भी कहां पर है? अजमेर में। एक देखिए, ये देखिए सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर राजधानी किसको? जयपुर को। शिक्षा विभाग किसको? बीकानेर को। उच्च न्यायालय किसको? जोधपुर को। उच्च न्यायालय की एक जो ब्रांच है, एक पीठ है अन्य, वो पीठ कहां पर है? जयपुर में है। और आरपीएससी किसको दी गई? आरपीएससी जयपुर से स्थानांतरित किसकी सिफारिश पे? सत्यनारायण समिति की सिफारिश पे। आरपीएससी का कार्यालय भी, राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय भी कहां पर स्थापित किया गया? अजमेर मेरवाड़ा में। और राजस्व विभाग भी कहां पर दिया गया? अजमेर को दिया गया। राजस्व विभाग भी किसको? इसका कार्यालय कहां पर है? अजमेर में। देखिए कृषि विभाग, जो कृषि विभाग है वो किसको दिया गया? कृषि विभाग ये भरतपुर को दिया गया। कृषि विभाग किसको दिया गया? भरतपुर को दिया गया। खान विभाग या खनिज विभाग कहूं मैं, खनिज विभाग ये किसको दिया गया? उदयपुर को। ये किसको दिया गया भाई? उदयपुर को। वन विभाग किसको दिया गया?
वन विभाग दिया गया कोटा को। वन विभाग किसको? कोटा को। देखिए, सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर संपूर्ण राजस्थान में अच्छे अच्छे कार्यालय स्थापित किए गए। सबसे पहला राजधानी जयपुर को दी गई, राजस्व विभाग अजमेर को दिया गया, आरपीएससी का भवन कहां पर स्थापित किया गया? स्थानांतरित अजमेर में किया गया। शिक्षा विभाग कहां पर दिया गया? बीकानेर में। कृषि विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहां पर? भरतपुर में। खनिज विभाग किसको? उदयपुर को। वन विभाग किसको दिया गया भाई? कोटा को दिया गया। ये समिति कौन सी है? पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर ये काम किए गए थे। याद रखना, शिक्षा विभाग, अब आरपीएससी का नाम सुनते ही अजमेर मत कर देना। शिक्षा विभाग आज भी निदेशालय कहां पर है? प्राथमिक माध्यमिक जो निदेशालय है वो कहां पर है? बीकानेर में स्थित है। तो याद रखना है कि बीकानेर में ये शिक्षा विभाग कहां पर है? बीकानेर में। और खान खनिज विभाग कहां पर है? उदयपुर में। वन विभाग कहां पर है? कोटा में। तो यही बातें आपको याद रखना है। देखिए, जब एकीकरण हुआ तो अलग अलग राजा सोच रहे थे कि यार हम कभी पूरा अधिकार किसी दूसरे राजा के पास नहीं चला जाए, कभी किसी के पास। तो 25-26 जून को, 25-26 जून, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। 25-26 जून 1946, 47 नहीं है, 1946। 25-26 जून 1946 को मेवाड़ के कौन? भूपाल सिंह। मेवाड़ के भूपाल सिंह। भूपाल सिंह मेवाड़, गुजरात, मालवा, इन सबको मिलाकर और एक यूनियन बनाना चाहते थे। और वो कौन सी थी? मेवाड़ यूनियन बनाना चाहते थे। क्या? इन सबको कहा कि आ जाओ, मालवा को, गुजरात को, मेवाड़ को, और एक मीटिंग बुलाई 25-26 जून 1946 को उदयपुर में, और कहा कि हम सब मिलकर, भारत में ना मिलकर हम क्या बना लेते हैं? मेवाड़ यूनियन बना लेते हैं। लेकिन सरदार पटेल जी थे ना मजबूत इरादों वाले, तभी तो कहते हैं लौह पुरुष। उनकी सोच इतनी मजबूत थी, तो उन्होंने क्या किया? इन सब की रणनीतियों को फेल कर दिया और मेवाड़ यूनियन कोई कुछ भी नहीं बनी। कोटा के जो भीम सिंह थे, इनकी भी मनसा थी कि मैं भी क्या करूं, एक अलग ही बनाऊं। कोटा के भीम सिंह, कोटा के भीम सिंह, ये क्या करना चाहते थे कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इनको मिलाकर क्या बनाना चाहते थे? एक हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। कौन सा? हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। लेकिन इनकी भी क्या हुई? जैसे मेवाड़ वाले भूपाल सिंह जी की क्या हुई? नहीं बन पाया। उसी तरीके से ये हाड़ौती संघ अलग से नहीं बन पाया और इनकी भी मन के मन में ही रह गई। डूंगरपुर के देखिए, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, ये भी अलग से एक संघ बनाना चाहते थे। और वो कौन सा? वागड़ संघ बनाना चाहते थे। कौन सा? वागड़ संघ बनाना चाहते थे। लेकिन इनकी भी योजना असफल रही। भूपाल सिंह की भी योजना असफल रही, भीम सिंह की भी योजना असफल रही, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह की भी वागड़ संघ बनाने की योजना क्या रही? असफल रही। दोस्तों देखिए, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, राजस्थान का एकीकरण हुआ, राजस्थान के एकीकरण हुआ, एकीकरण के समय राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। कौन सी श्रेणी का? बी श्रेणी का राज्य था। ए बी सी ऐसी श्रेणियां थी कि कुछ ब्रिटेन के अधीन काम करती थी, कुछ रियासतों के राजा काम करते थे, तो वो श्रेणियां बटी हुई थी। तो उस समय क्या था? राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। फिर 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये श्रेणियां समाप्त कर दी गई थी पूरे भारत से, श्रेणियां समाप्त। लेकिन आपको याद रखना है कि राजस्थान एकीकरण के समय कौन से श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का राज्य था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान एकीकरण के समय बी श्रेणी का राज्य था। फिर बाद में 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये श्रेणियां राज्यों से समाप्त कर दी गई। देखिए, राजस्थान के
इसी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, देखिए 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यों से राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया। किसका पद भाई? राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। वह राज्यपाल का पद सृजित किया गया। राज्यपाल का पद सृजित किया गया। राज्यपाल का पद सृजित किया गया। याद रखना कि राज प्रमुख का पद कब किया गया था सृजित? राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया था? 1956 में 7वां संविधान संशोधन, 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में ये राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया और किसका पद सृजित किया गया? गवर्नर अर्थात राज्यपाल का पद सृजित किया गया। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए किसको भाई? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए गुरुमुख निहाल सिंह को। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल किसको बनाया गया? गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। गुरुमुख निहाल सिंह जी को बनाया गया। पहला राज्यपाल राजस्थान का कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। कहां के रहने वाले थे? पंजाब के निवासी थे। पंजाब निवासी। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ जाता है, लेकिन अभी जो पैटर्न बदला है एग्जाम का उसमें दूसरा राज्यपाल पूछा जा रहा है, तो ये दूसरा भी याद रख लेना। दूसरा राज्यपाल राजस्थान का कौन था? दूसरा राज्यपाल था राजस्थान का संपूर्णानंद। कौन थे भाई? संपूर्णानंद। तो ये याद रख लेना कि राजस्थान का दूसरा राज्यपाल कौन था? संपूर्णानंद है। और गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने। और अंतिम राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह सेकंड थे। याद रखना राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख। देखिए राजस्थान के जो अंतिम राज प्रमुख थे वो कौन थे भाई? राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख, अंतिम राज प्रमुख, अंतिम राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड। क्योंकि फिर 1956 में तो कौन सा राज्यपाल बन गए थे? गुरुमुख निहाल सिंह। तो राज प्रमुख का पद भी कब समाप्त हो गया था? 1956 में ये राज प्रमुख का पद क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। राज्यों से अंतिम राज प्रमुख का नाम पूछा जाए तो मान सिंह सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन आया कि राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख, प्रथम राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख, प्रथम महाराज प्रमुख ये कौन थे? प्रथम महाराज प्रमुख का नाम पूछा जाए तो उदयपुर के भूपाल सिंह। उदयपुर के भूपाल सिंह। उदयपुर के भूपाल सिंह। और अंतिम पूछा जाए तो भी ये अंतिम महाराज प्रमुख। क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं। अंतिम महाराज प्रमुख तो ये भी कौन थे भाई? भूपाल सिंह। भूपाल सिंह। अब देखिए मैं बता देता हूं आपको, 5 जुलाई 1955 को इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? भूपाल सिंह की। और इनकी मृत्यु के साथ ही राजस्थान से क्या हो गया था? ये महाराज प्रमुख का पद समाप्त हो गया था। 3 तरीके से क्वेश्चन, पहला महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, अंतिम महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, राजस्थान का एकमात्र महाराज प्रमुख कौन? भूपाल सिंह। इनकी मृत्यु 5 जुलाई 1955। और इसी के साथ ही राजस्थान से इसका क्या हो गया था? महाराज प्रमुख का पद समाप्त हो गया था। देखिए जो रियासतें हमने पढ़ी हैं दोस्तों, जो रियासतें हमने पढ़ी उनमें से लगभग राजपूत रियासतें थी, लेकिन 2 रियासतें थी, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर ये जाट रियासत थी। कैसी थी? जाट रियासत थी। जाट रियासत।
और एक रियासत थी कौन सी, टोंक, ये मुस्लिम रियासत थी। राजस्थान में ये कौन सी रियासत थी, मुस्लिम रियासत थी, मुस्लिम रियासत। इसको नवाबों की नगरी भी कहा जाता है, नवाबों की नगरी भी, किसको, टोंक को कहा जाता है, किसको, नवाबों की नगरी भी। तो भरतपुर धौलपुर जाट रियासतें थी और ये टोंक थी मुस्लिम रियासत थी। इसे नवाबों की नगरी भी कहा जाता है, किसको, टोंक को कहा जाता है। याद रखना, हमने एकीकरण में स्टार्टिंग से पढ़ा है, पूरी डेट, प्रधानमंत्री, उद्घाटनकर्ता, नाम, राजधानियां, सब नाम पढ़े हैं, किसने क्या कहा, क्या हुआ, ये सब सारे के सारे सिस्टम। पहला व्यक्ति जिसने हस्ताक्षर किए अलवर के तेज सिंह थे। चंद्रवीर सिंह वाला याद रखना, बांसवाड़ा का, उसने कहा कि एकीकरण पे नहीं, मैं मेरे डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। के एम मुंशे के कहने पर मत्स्य सिंह नाम रखा गया था। इस नाम का विरोध किया था भरतपुर के देशराज मान सिंह ने किया था, राजकुमार था वो, तो उसने। जाट रियासतें कौन सी थी, भरतपुर और धौलपुर थी। टोंक रियासत कैसी थी, मुस्लिम रियासत थी, नवाबों की नगरी। तो पहले चरण में नीमराणा को शामिल किया गया था और दूसरे चरण में टोंक को, लावा को, और तीसरे चरण में क्या कर दिया गया था, आपके कुशलगढ़ को शामिल कर दिया गया। इस प्रकार से 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुआ था। एक क्वेश्चन और है इसका इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, इसको 7वें चरण में शामिल किया गया था। कौन से चरण में, अजमेर मेरवाड़ा 7वें चरण में। अब देखिए 1952 में यहां भी अलग से विधानसभा के चुनाव हुए, अलग से, और यहां पर एक विधानसभा थी, राजस्थान की विधानसभा तो थी लेकिन अजमेर मेरवाड़ा की अलग से थी, और इसमें 30 सदस्य थे। कितने सदस्य, 30 सदस्य। जैसे आज राजस्थान की विधानसभा में कितने, 200 सदस्य, वैसे अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा में कितने सदस्य थे, 30। और इस विधानसभा का नाम क्या था, धारा सभा था। क्या नाम था, धारा सभा। और उस समय अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, तो याद रखना उपाध्याय। फिर देखिए एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था 1952 में, उसके अध्यक्ष थे फजल अली, तो उसको फजल अली समिति भी कहा जाता है। कौन सी समिति, फजल अली समिति। इस फजल अली समिति की सिफारिश पे ही अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में 7वें चरण 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में शामिल कर लिया गया था। इस प्रकार से हमारे राजस्थान की 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक अखंड राजस्थान का निर्माण किया गया। सर्वाधिक योगदान जो रहा वो योगदान रहा हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। जब संपूर्ण एकीकरण हुआ था उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, जो 1954 से और 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। लगभग 17 वर्ष तक राजस्थान में सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का है, मोहनलाल सुखाड़िया का ही। तो संपूर्ण एकीकरण के समय मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदाई। धन्यवाद, आपका एकीकरण का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।